हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो एक बार मैं फिर आपके साथ टॉप 10 यानी यूके बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2022 के टॉप 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी सिलसिले में आज टॉप 10 क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, तो कॉपी पेन लेके जरूर आइए। पहले तो कॉपी पेन लाइए और उसमें नोट कीजिए। रफ या फेयर कोई भी हो सकती है। तो फेयर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन रफ है तो भी चलेगा। बट कीप प्रैक्टिस, ओके, कीप प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। तो देन आपके क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, थोड़े हल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं हम अभी। पहले पहला नंबर क्या है क्वेश्चन का? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहला क्या है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, जो दूसरी है वो है एल्डोल संघनन। तो ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको रट्टा मानना है। और इसमें गौ नंबर है एस्टरीकरण या एस्टरीकरण। ओके, एस्टरीकरण, ये एस्टरीकरण है। ओके, और घ नंबर है हेल्फोलार्ड जेलेंस्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, इसलिए इसको भी याद करके जाना है। ठीक है, तो ये 1 × 4 है, तो 1 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स हो गया। तो इसमें 1 मार्क्स में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, आंसर क करेंगे। ठीक है, तो आंसर ये क करा, तो आंसर कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कौन से? अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो हमने दे दिया ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, 2 फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए। ओके, और कंसंट्रेट NaOH का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, वो भी कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो ये बना दिया। तो ये किस में चेंज हो जाता है? CH3O, एक तो मैथेनॉल में और दूसरा HCO-Na। ये है हमारी कौन सी? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही चीज का ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है। ओके, ऑक्सीकरण भी, और उसी का क्या होता है? रिडक्शन भी होता है, यानी अपचयन भी होता है। एक ही साथ अपचयन भी ऑक्सीकरण भी। और इसका नाम तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथेनॉल। ये मैथेनॉल है, जल्दी से अभिक्रिया को लिख दो, मैथेनॉल। और ये क्या है? सोडियम। ये वैसे फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी बोल सकते हैं इसे, फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट, यानी कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है। ये कार्बोक्सिलिक बनता है रियल में, बट वो इसमें NaOH भी होता है, बेस भी, तो वो सॉल्ट में चेंज कर देता है उसे, कीप इन माइंड। तो और ये क्या है हमारा? ये तो तुम्हें पता ही है। ओके, ये वैसे मैथेनल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैथेनल भी बोलते हैं, प्यारे बच्चों, बोलते हैं ना मैथेनल। और वैसे इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से ये विख्यात है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो फॉर्मेलिन बनता है जिससे। ठीक है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क नंबर का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो। ये अब देखो अगला क्या है हमारा? अगला है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन आपने नोट किया ना? जल्दी से नोट करो। एल्डोल संघनन करने वाले हैं हम इसके बाद। एल्डोल संघनन, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। अब हम करेंगे नंबर 2। ओके, नंबर 2 क्या है? देखो, नंबर हम ऐसे लिखेंगे, आंसर
आंसर लिखने का तरीका, आंसर 1 करेंगे, उसके बाद ख लिखेंगे और ये बंद, और फिर हम आंसर करेंगे, कीप इन माइंड, ओके। और फिर हेडिंग भी डालेंगे, क्या डालेंगे, एल्डोल संघनन, ओके, संघनन, ये हमने किया और ये लिख दिया। तो अब उस एल्डोल संघनन में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है एल्डिहाइड होते हैं, ओके, CH3, 2 एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, 2 एल्डिहाइड लिया आपने, और इस वक्त सेम एल्डिहाइड लेंगे, ये हमने एल्डिहाइड लिया, और ये क्या होता है, डाइल्यूट तनु NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, कोई बेस, दोनों में बेस डाल रहे हैं, वहां कंसंट्रेट था, यहाँ क्या था, डाइल्यूट है, ठीक है, और ये बन जाता है, देखो CH3, ये याद रखना CH3 होगा, फिर C, और यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस से S लग जाएगा, और फिर ये CH3, ठीक है, और ये ऐसा का एज इट इज ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है एल्डोल प्रोडक्ट, ये एल्डोल। अब एल्डोल क्यों कह रहे हैं इसको बताओ, एल इसलिए बोल रहे हैं एल्डिहाइड के लिए, डोल ऑल किस लिए बोल रहे हैं, एल्कोहल ग्रुप के लिए। तो इसमें दोनों ग्रुप होते हैं, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगा दिया, और ऑल किस लिए लगाया, एल्कोहल के लिए, तो इसका नाम होता है एल्डोल प्रोडक्ट। और ये क्या है, ये तो आपको पता है एल्डिहाइड है, ओके, तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, एथेनल। तो एथेनल के 2 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, ये भी एथेनल का, तो ये हो जाती है एल्डोल संघनन, ठीक है। तो इसको जल्दी से याद कर लेना, ठीक है, याद करके, और इसको अभी तो पहले नोट करो आप, याद तो बाद में करेंगे, पहले आप नोट कर लो, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आंसर फर्स्ट का गौ, ओके। तो फर्स्ट का गौ देखो क्या है, एस्टीकरण, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे एस्टरीकरण, ये एस्टीकरण, ठीक है। तो एस्टीकरण में क्या होता है, CH3COH, ठीक है, और प्लस HOCH3, एक तो एल्कोहल ग्रुप लेते हैं और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं, और इसका ये निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में क्या निकल जाता है, वाटर, और वाटर निकल गया तो क्या हो गया देखना, CH3 एस्टर ग्रुप बन गया, ये CH3, और इसका नाम क्या हो जाता है, ये एस्टर है ग्रुप है, और इस एस्टर ग्रुप का नाम लिखते समय सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तो मैथिल 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोएट, 8 लग जाता है लास्ट, एथेनोएट, ये इसका नाम हो गया। तो ये एस्टीकरण है। तो एस्टीकरण में याद रखना, एस्टीकरण हमेशा 2 चीजों की रिएक्शन होती है, एक तो कार्बोक्सिलिक की, ओके, कार्बोक्सिलिक की, और दूसरी किसकी है, अल्कोहल की। तो कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि मैंने मेथनॉल लिया है तो आप भी मेथनॉल लेंगे, लेकिन अभी याद रख लो, और यहां पर कार्बोक्सिलिक है, कोई भी हो सकता है, तो कार्बोक्सिलिक इसमें क्या है, एथेनोइक अम्ल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो गो नंबर का भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर घ की तरफ, ठीक है। तो एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको ज्यादा लिखना नहीं है, ये नहीं कि आपको पूरी कथा लिख देनी है इनके बारे में, बस इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन में कोई रट्टा मार के जानी है इक्वेशन। तो घ नंबर है आंसर घ, पहले का घ, तो ऐसे आपको आंसर लिखना है, ये हो गया, और इसे साफ साफ लिखना है कि जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करने के बाद 1-2 स्पेस देना बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइन छोड़ना है फिर लिखना है, ठीक है। तो हेल्फहोल्ड जेलेंसी की रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम कोई भी हैलोजन से, कोई भी हैलोजन हो सकता है। कीप इन माइंड, यहाँ पर मैंने क्या लिया, हैलोजन कौन से होते हैं, हैलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 के, ठीक है। उनको हैलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लवण बनाते हैं, उनके बिना लवण नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। FClBrI ये हैलोजन है। तो हैलोजन की लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ओके, लाल फॉस्फोरस, और क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, ये CH2, एक यहाँ पर Cl लग जाता है और सेम रहता है। ये कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा, पहला कार्बन है ना, ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे क्लोरीन लग जाता है, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक क्लोरीन लगा देंगे। इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, हेल्फहोल्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। ये है हेल्फहोल्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में नेमिंग रिएक्शन से आई थी, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और 1 मार्क्स की थी, तो हमने नोट कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या है। तो वीडियो को पसंद आई तो बच्चों लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से मोस्टली कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगता है, ठीक है। आप भी बताइएगा कमेंट करके, सर ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ओके, यस। और अगर किसी के बताए हुए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उसे हम प्राइज जरूर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या होता है। क्या है? संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 यानी तेजाब बनाना है। तो तेजाब बनाने की तो एक बड़ी फेमस टेक्निक है, वो कौन सी है? संस्पर्श, ओके। उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई चित्र भी बनाना है इसलिए इसमें तो, ठीक है। तो चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी मेरे साथ है ना, तो वह चित्र भी बनाइएगा। बुक खोलिएगा एनसीईआरटी की, और उसमें पी ब्लॉक में ये निकालिएगा H2SO4 बनाने का। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2 है, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2 है। इसको बनाने की इसके पता 3 स्टेप है। संस्पर्श प्रक्रम से H2SO4 बनाने के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3 चरण निम्न है। तो 3 चरण पे बात करते हैं। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला चरण है चरण नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि सल्फर की रिएक्शन क्या करनी है? सल्फर की रिएक्शन आपको ऑक्सीजन से करा देनी है और बना देना है सल्फर डाइऑक्साइड। ये है सल्फर को जलाने पर SO2 का उत्पादन, ये इसका उत्पादन हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ये सल्फर या सल्फर के और इसकी जगह पे और हो सकता है, सल्फर के क्या हो सकते हैं? अयस्क भी हो सकते हैं, सल्फर अयस्क, ठीक है। ये सल्फर अयस्क का मतलब क्या होता है समझते हैं ना बच्चों? जिस अयस्क में सल्फर होता है, जिस अयस्क के फॉर्मूले में क्या होता है? सल्फर होता है, उसे सल्फर अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर पहला हो गया। स्टेप नंबर चरण नंबर दूसरा, चरण नंबर दूसरे में क्या है कि अब हम क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन O2 से कराएंगे, ओके। और किसकी प्रेजेंस में? V2O5। ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, V2 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये बन जाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दूसरी प्रोसेस में क्या करते हैं? हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और स्टेप नंबर अब है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या करेंगे? नंबर थर्ड में करते हैं SO3 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से। ये है तेजाब, और इस ये क्या बना देता है? H2SO7। और ये क्या है? ओलियम। तो जब बन गया, ये 3 स्टेप आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। और इसका फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये फिगर को नोट भी कर लेना, ठीक है। ये फिगर को बना भी लेना, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी तेजाब बनाने की संस्पर्श जो टेक्निक है, जो प्रक्रम है, वो पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको नोट जरूर कर लो, और ज्यादा नहीं लिखना है आपको। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 3 स्टेप लिखने हैं, उसके साथ साथ एक फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर कैसा भी हो चलेगा, बट क्या होना चाहिए? साफ सुथरा, क्लीन एंड नीट होना चाहिए। साफ सुथरा फिगर बनाना है। कोई डब्बा छोटा हो, बड़ा हो या टेढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डब्बे कैसे थे, कहां थे, लेकिन साफ सुथरा फिगर बनना चाहिए, ओके। और प्रोसेस थोड़ी सी सही लिखना, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले रफ में ड्रॉ करना है 2 या 3 बार, ठीक है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया? मेरे बच्चे बोले हाँ सर कर लिया। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 क्या है कि XEF2 तथा XEF4 की, बताओ ये कौन से चैप्टर से आया है? पी ब्लॉक से है ना। तो पी ब्लॉक में जो जिनॉन की बहुत सारी संरचना है उनको तो देख लेना, ठीक है, उनको तो देख ही लेना और हाईलाइट करो अभी। और 2 मार्क्स का है, केवल संरचना बतानी है, ठीक है। ये फिगर बताना है 2 मार्क्स का, एक इसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको डालना है, सबसे पहले आंसर लिखना है, आंसर नंबर 3 ये, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना लिखेंगे, XEF2 की संरचना। तो इसकी संरचना कैसी होती है? लीनियर होती है बच्चों। ये जिनॉन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, 2 हो गए। और यहाँ पर क्या होती हैं? लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर और यहाँ पर भी क्या होती है? लोन पेयर। 3 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर ऐसे। और साफ सुथरा फिगर बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन 4 है उत्कृष्ट कमेंट करके ये बताओ कि उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट किसको कहते हैं एलिमेंट? उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम है। क्वथनांक बहुत कम है, ओके। कारण स्पष्ट कीजिए, कारण देना है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होते हैं, उत्तर देना है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ऐसे हम लिखेंगे। सबसे पहले तो उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? उत्कृष्ट गैस ग्रुप नंबर 18 वालों को कहते हैं, ठीक है। ये हमको पता है, ये हमारी एडिशनल जानकारी है, ओके। ये पेपर में नहीं लिखना है, ओके। ये ग्रुप, ठीक है। सब ये क्या होते हैं? जानते हो आप, उत्कृष्ट होते हैं। उत्कृष्ट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके जो अष्टक होते हैं यानी वो कंप्लीट होते हैं, यानी उनके जो लास्ट उपकोष होते हैं वो कंप्लीट फुलफिल होते हैं, इसलिए ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसलिए उनको उत्कृष्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका क्वथनांक कम क्यों होता है उसकी बात की जा रही है। तो ये क्या होता है? उत्कृष्ट गैस एक परमाणुविक होती है, एक परमाणुविक होती है। एक परमाणु मतलब अकेले रहती है, हाँ, ओके, होती है। तथा इनके बीच दुर्बल क्या होता है? दुर्बल परिक्षेपण बल कार्य करता है, ठीक है। तो इनके बीच दुर्बल परिक्षेपण बल कार्यरत होता है, ठीक है, होता है, जिससे ये कम ताप पर ही द्रवित हो जाती हैं, ओके। ये हो गया आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बस हो गया, आपको ज्यादा लिखना नहीं है। तो इनके बीच क्या होता है? इनके बीच दुर्बल परिक्षेपण बल होता है। एक हीलियम और दूसरे हीलियम के बीच जो आकर्षण बल होगा ना वो सबसे कमजोर होगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं? इनके क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आया ना?
यस, ये इनके बीच कोई बड़े बड़े हाइड्रोजन बंध और लंदन फोर्स ऐसे कोई बड़े बड़े बल नहीं लगते हैं, एक दुर्बल होते हैं वो भी परिक्षेपण बल, जिसकी वजह से इनके क्या होते हैं, क्वथनांक कम होता है। तो ये शब्द को याद रखना है, जो दुर्बल परिक्षेपण बल, और बस, और सब सामान्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं प्यारे 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 बच्चों। तो इसे इरेज कर लेते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको जल्दी से लिख दो, आंसर क्या है, और आपकी अपनी बुक में भी मैच कर लेना। ठीक है, यस, और उसके हाईलाइट करो ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि PCl5, फिर पी ब्लॉक के क्वेश्चन आ रहे, PCl5 ज्ञात है, PCl5 ज्ञात है। ठीक है, तत्पर पर NCl5 नहीं, ओके, ये नहीं है। तो कारण स्पष्ट करना है, यहां पर भी कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण स्पष्ट कर देते हैं, कारण स्पष्ट करो। तो कारण कैसे स्पष्ट करना है, अब आंसर सबसे पहले हमें आंसर कैसे लिखना है, आंसर, और ये 5th नंबर डालेंगे हम आंसर का, और हम आगे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये अब यानी फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता होगा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड, अरे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसके पास ना डी ऑर्बिटल नहीं होती है, क्या, डी कक्षक नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी यही भाषा में लिख देंगे। ठीक है, कि नाइट्रोजन के पास डी उपकोष नहीं होता है। ओके, और नहीं होता है जिस कारण नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाती। ठीक है, ये, और जबकि फास्फोरस के पास डी उपकोष होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, NCl नहीं बना पाती है, तो ये इसका आंसर है, बस हो गया, ज्यादा नहीं, 1 नंबर में है ये क्वेश्चन। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देना है हमको। ओके, यस, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, जल्दी से इसे नोट करो। ओके, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। ओके, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हम इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं। हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं, प्रबल आक्सीकारक होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमें कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, कारण स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट यानी बताना है कि क्यों होते हैं प्रबल आक्सीकारक। तो आक्सीकारक देखो, आंसर डालते हैं हम, आंसर 6। ठीक है, आंसर 6, तो आंसर 6 हेलोजन। सबसे पहले हेलोजन कौन सा होता है, हेलोजन ग्रुप नंबर क्या होते हैं, 17 होते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड 17 FClBrI। इनको हेलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। कीप इन माइंड ये क्वेश्चन आता है, हेलोजन क्यों कहा जाता है, तो हेलोजन क्योंकि लवण बनाते हैं, और इनके बिना ना लवण नहीं बनाए जा सकते हैं। कीप इन माइंड, कोई भी लवण दुनिया भर का नहीं बनता, किनके बगैर, ग्रुप नंबर 17 के बगैर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बगैर। तो सबसे पहले तो ये आक्सीकारक इसलिए होते हैं क्योंकि हेलोजन, और हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हेलोजन की
विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, क्योंकि जिस कारण हैलोजन एक्स लिख रहा हूं, ठीक है, जिस कारण हैलोजन इलेक्ट्रॉन को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, ये है। और जिसके कारण क्या होते हैं वो प्रबल आक्सीकारक होते हैं। बस इतना लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी हैलोजन बना दो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दो और यहां पर बन जाएगा ये माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, ठीक है। एक्स क्या लिखा है मैंने, एक्स इज द सिंबल ऑफ द हैलोजन, कीप इन माइंड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हैलोजन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आंसर ये होगा कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, जो 4.0 होती है, पॉलिंग ने दी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसे आप नोट कर लेना, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी उत्तराखंड के क्वेश्चन की सीरीज है, इसको बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए हम बैक टू बैक वीडियो लाते रहेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, O2 एक गैस है, ठीक है। जबकि सल्फर, ठीक है, जबकि सल्फर एक ठोस है। भाई कारण बताना है, कारण स्पष्ट कीजिए, इसका कारण देना है कि भाई ऑक्सीजन एक गैस क्यों है। अब देखो, कोई गैस है और कोई क्या है, तो पक्का इसमें क्या होगा देखना, जो गैस होगी तो उसके मॉलिक्यूल से दूर दूर होंगे, तो फिर क्या होगा बताओ आंसर। ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य, ठीक है, ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक बल कार्यरत होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। उनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है ना, अंतराण्विक यानी अणुओं के मध्य जो बल होता है वो दुर्बल होता है, ठीक है। जिसके कारण जबकि हम लिखेंगे, जबकि सल्फर में यह बल प्रबल 100 संयोजक आबंध के रूप में होता है, ठीक है, आबंध के रूप में होता है, ठीक है। ये बस होता है, भाई इतना ही लिखना है आपको, टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ ये है, कोई भी चीज गैस इसलिए होती है क्योंकि उसके अणुओं के मध्य जो बल कार्यरत होता है वो दुर्बल होता है। अगर कोई ठोस है तो उसके जो अंतराण्विक बल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और वाटर में मैक्सिमम कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, तो वाटर के केस में हमेशा हाइड्रोजन बंध आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख लो। तो ये 7th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को इरेज करेंगे।
ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को लिखने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, का व्युत्पत्ति कीजिए। पत्ती चलते रहते तुम्हारी, कीजिए। ठीक है, यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम इसको स्टार्ट हो जाते हैं। आंसर, ओके, आंसर 8। तो आंसर है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए काम करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे भी रेज करेंगे। और ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? ये लिया है रासायनिक बलगति चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। वहां शून्य कोटि, यहां पर शून्य कोटि का पूछा गया है, लेकिन प्रथम कोटि का भी अक्सर पूछा जाता है कि जो उसकी समाकलित वेग समीकरण है ना, वो क्या होती है, वो बताइए करके। ठीक है, तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एट दिस टाइम हम सिर्फ शून्य कोटि पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ओके, नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अब इसकी परिभाषा सिंपल ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और आर, और इसको हमने पी बना दिया। आर क्या है? अभिक्रियक, और पी क्या है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, अभिक्रियक है। यानी अभिक्रियक की सांद्रता पर शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करती। आपने इसकी सांद्रता कितनी ही बढ़ाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पाद की अभिक्रिया में। ठीक है, तो ये क्या करेंगे देख लो। हाँ, एक हमारे पास होता है dr/dt होता है ये माइनस में, तो ये क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, वेग होता है। ठीक है, एक तो, और दूसरा क्या होता है? वेग बराबर होता है k, और ये होता है ये अभिक्रिया की सांद्रता है। इसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास वेग, किसी अभिक्रिया के वेग की 2 समीकरण है। ये 2 समीकरण से हमको क्या करना है? देखो, दोनों को बराबर रख देना है कि दोनों वेग ही हैं। तो यहां पर हो जाएगा k, ये, और ये k क्या होता है? वेग स्थिरांक। ओके, तो इसको क्या कर देते हैं? अगर किसी की पावर 0 होती है तो ठीक है, तुम्हें पता ही है क्या होता है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो गया यहां से। तो dr, और यहां पर क्या हो गया? k dt हो गया। ठीक है, अब है समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर दिया। समाकलन करेंगे तो हम, ये बन जाएगा r। ओके, ये r बन गया, और ये बन गया k t, और प्लस का c क्या है? समाकलन स्थिरांक। ठीक है, तो अब c की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या होता है? t बराबर 0 होता है, और जो r होता है ना, उसको क्या कंसीडर करते हैं? R नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। जब शुरू में अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी ना, उस वक्त अभिक्रिया की सांद्रता, जब हमने दूध से दही बनाने के लिए रखा, तो शुरू में दूध जब वो बिल्कुल भी दही नहीं बना था, उस वक्त सांद्रता वो होती है प्रारंभिक, R0। ओके, और R क्या होती है? अंतिम सांद्रता। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता। तो यहां पर हमने इसको पुट करा, तो यहां पर हो गया R0, इस समीकरण में पुट कर दिया। ठीक है, k t की जगह पे 0 प्लस c। तो यहां से हमको
किसकी वैल्यू निकल के आ गई, सी की वैल्यू निकल गई। तो ये हमने सी के लिए किया, सी की वैल्यू निकल गई, इसमें पुट कर देते हैं, ए वाली समीकरण मान रखी है जो हमने। तो यहाँ पर देखना, हाँ ये आर हो गया और ये के और टी और इसकी जगह पे माइनस आर नॉट हो गया, ठीक है। ये वैल्यू, ये ए वाली इक्वेशन है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया, ट्रांसपोज कर देते हैं, ये माइनस आर रहेगा और यहाँ पर आ गया के टी, ठीक है। तो बस बन गया हमारे प्यारे बच्चों, तो ये बन गया हमारा समीकरण, बस ये होता है समीकरण। तो यहाँ से हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें टी निकालना हो तो आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या हो गया, के हो गया। ये हमारा यहाँ तक आपको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हाँ, ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या पूछा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो हमने व्युत्पत्ति कर दी, यहाँ पर जाके आपको स्टॉप कर देना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, कीप इन माइंड। तो जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं उसे जो अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 9 की ओर। इसे इरेज कर दें, कर दें, जोर से बोलो, जय माता दी कहोगे। तो अब हम इसे इरेज कर देते हैं। मैं तो कौन भी, मैं तो कौन भी। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या है, अभिक्रिया के वेग, ठीक है। वेग यानी अभिक्रिया की स्पीड, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी तेजी से चल रहा है वो, ठीक है, उसकी चाल। अभिक्रिया के वेग पर सांद्रण ताप दाब व उत्प्रेरक का प्रभाव समझाइए, ओके। तो ये हो जाइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, ओके, 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में हमको कम से कम 4-5 लाइन से तो मिनिमम लिखनी ही है, ओके। तो आंसर हमारा है 9। सबसे पहले हम ताप पर सांद्रण की अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो पहला देखना हम क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाला हूं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, अभिक्रिया का वेग सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती यानी अगर तुमने सांद्रण बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेग, अभिक्रिया का वेग के, और यहां पर क्या होता है आर, ठीक है। तो जैसे हमें कोई अभिक्रिया मिली, ये क्या है, रिएक्टेंट और यह प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर से हम वेग किसके समानुपाती है, देखो दिख रहा ना ये, तो यहां से हमें पता चल गया, ठीक है। तो दूसरा, अब ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, अगर अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी हो सकती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, और दूसरी क्या हो सकती है, ऊष्माशोषी हो, ठीक है, ऊष्माशोषी, ठीक है। तो ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वेग घट जाता है, ये देखो, ठीक है। क्योंकि वो अभिक्रिया
ऊर्जा खुद ही निकाल रही है, ऊर्जा निकाल रही है और तुम उसको ऊर्जा दे रहे हो, ये गलत होगी, तो वो घट जाएगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी जल्दी से लिख लो, ये ताप का प्रभाव हो गया। अब दाब का प्रभाव भी लिख देते हैं। दाब का प्रभाव क्या होता है? दाब भी समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अभी कोई अभिक्रिया दाब में चल रही हो, ठीक है, तो यानी गैस हो, कोई चीज क्या हो, गैस हो, तो गैस के लिए यही जो नियम होता है ना, ये कि यहाँ पर क्या हो जाता है, PR। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट का प्रेशर। तो जो वेग होता है, यहां से हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर कर रहा है, प्रेशर पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, किसके प्रेशर पे, रिएक्टेंट के प्रेशर पे। हाँ, ये यहां से कह सकते हैं। ये दाब का प्रभाव उन अभिक्रियाओं के लिए देखा जाता है जो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, गैस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया के लिए ये बना, हमने नाइट्रोजन किया और क्या किया, हाइड्रोजन किया, NH3। ये अभिक्रिया के लिए ये दोनों, ये देखो नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होती है, अमोनिया भी। इस वाली चीज के लिए क्या होगा, दाब का प्रभाव देखा जाएगा। और अगर इसका दाब बढ़ता है, ठीक है, इसका दाब बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, यानी उसके समानुपाती होता है। किसके, अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख लेना। चलो मैं भी लिख लेता हूं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग दाब के साथ बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, ये दाब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। लास्ट में उत्प्रेरक का प्रभाव। प्यारे बच्चों पहले इसको लिखो। उत्प्रेरक का प्रभाव तो बहुत आसान है। उत्प्रेरक तो आप जानते हो, उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक वेग को क्या करते हैं, वेग अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बस इतना लिखना है आपको, खत्म है। 2 मार्क्स से हमको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है और आसानी से 2 मार्क्स से लेना भी इसमें बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं। आधा मार्क्स दिया होगा आपको। ठीक है, तो आधे मार्क्स के लिए आपको 1-2 लाइन से लिखना, और आपको अगर ऐसे फिगर से आपको क्या रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सोने पे सुहागा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट वाला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पर करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10th लिखने जा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? आई थिंक आपने ले लिया है। ठीक है, तो इसे इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक, ओके, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण व अर्धायुकाल, मेरे साथ साथ लिखते रहना क्वेश्चन को। ठीक है, अर्धायुकाल में क्या संबंध है, यह है मेरी प्यारे बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम तैयार हैं। आंसर 10th,
आंसर 10th क्या है? सबसे पहले देखना, जैसे हमने कोई अभिक्रिया लिखी, ये हमने आर लिखा और ये क्या लिखा हमने? पी लिखा। ये क्या था? अभिकारक। ओके, अभिकारक यूज किया गया है यहाँ पर शब्द, तो हम अभिकारक लिखेंगे। अभिक्रियक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है? उत्पाद है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक हम कैसे दर्शाते हैं प्रारंभिक अवस्था को? प्रारंभिक सांद्रण। ओके, तो प्रारंभिक सांद्रण को हम दर्शाते हैं नॉट करके। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, और अंतिम को कैसे दर्शाते हैं? अंतिम सांद्रण। अंतिम सांद्रण को आर करके दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक, अब वो पूछ रहा है कि अर्धायुकाल और इसके बीच कोई संबंध बताओ, आर नॉट के बीच। और पहले अर्धायुकाल जो प्रथम कोटि के लिए होता है ना, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वो तुमको याद है ना, जल्दी से लिख लो। तो टी हाफ प्रथम ये इक्वल टू क्या होता है? 0.693 और अपॉन क्या होता है? के। ये हमारे पास है अर्धायुकाल। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है, याद रखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब के क्या है यहाँ पर? के भी हमको पता होता है। के क्या होता है? हमको पता होता है वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, स्थिरांक, ये के होता है वेग स्थिरांक। और अर्धायुकाल को किससे दर्शाते हैं हम? अर्ध आयु काल। इसको किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? इसको दर्शाते हैं टी हाफ से। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, इसमें टी हाफ और आर नॉट में कोई आर नॉट इसमें आया है? पहले मुझे बताओ, आर नॉट आया है? सर नहीं आ रखा है। ठीक है, तो हम यहां से क्या पता करें भाई? उसने पूछा है कि आर नॉट और टी हाफ में कोई संबंध बताओ। कोई संबंध दिख रहा है उसके? बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। तो हम यहां पर आंसर में लिखेंगे कि जो टी अर्धायुकाल है, ठीक है, अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये लिखो, देखो क्या लिखना है आंसर में। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बस हो गया, खत्म। इतना आंसर लिखना है आपको, 2 मार्क्स का है। ठीक है, एंड तो ये रहा प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसको याद भी रखना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10 के 10 क्वेश्चन। तो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन फिर से चर्चा में आए। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप खूब पढ़ाई कर रहे होगे आजकल, 15 घंटे मिनिमम तो कर ही रहे होगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों खूब पढ़ाई करनी है। ओके, यस, और टॉपर बनना है तुमको। ठीक है, और मैं आपके साथ हमेशा हूं और तुमको टॉपर बन के दिखाना है। और ये जो सीरीज चल रही है ना हमारी टॉप 10 की, तो इनको भी अगर आप कर लोगे 90 से ऊपर, ये मेरी गारंटी है, मैं आश्वासन देता हूं कि 90 से ऊपर आपके मार्क्स केमिस्ट्री में आएंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सीरीज में बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो काला बटन दबा के जाना, जिससे आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव और जो आपको टॉपर बनाने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारे से पीके सर को इजाजत दीजिए। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।